गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग हर्षल, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस वेबिनार में आपका स्वागत है और आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि करियर इन द आर्मी, और आर्मी में क्या करियर होता है, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके क्या विभिन्न पहलू हैं। इस विषय पे हम लोग थोड़ा सा विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वी विल एक्सचेंज व्यूज़ और आप मैसेज के ज़रिए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने क्वेरीज कर सकते हैं और मैं यथासंभव कोशिश करूंगा उनका जवाब देने का। दोस्तों, इस सेमिनार को शुरू करने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है फील्ड मार्शल चैटवुड का जो एक वाक्य है, जो सेंटेंस है, जो कि आर्मी की जो सेवा है या आर्मी सर्विस है, उसके जो ईथॉस हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं, उनको डिफाइन करता है। हर्षल का सवाल ये है, इज़ इंडियन आर्मी ए गुड करियर ऑप्शन? सबसे पहले हर्षल और बाकी साथियों में इस बात पे अपना जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, उसको केंद्रित रखूँगा। मैं आप सबके सामने चैटवुड, फील्ड मार्शल चैटवुड का जो ये वाक्य है, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब आप पास आउट होते हैं तो उसमें जो अंतिम पग आपका पड़ता है, जो आखिरी स्टेप होता है, जिसके बाद आप कैडेट से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, वो वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आपको याद दिलाने के लिए कि आपने आर्मी की सर्विस क्यों ज्वाइन करी है। अंग्रेजी में वो इस तरीके से है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके उसकी जो थीम है मैं उसका प्रयास करूंगा। The safety, honor and welfare of our country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the man you command comes next. Your own ease of comfort and safety comes last, always and every time. दोस्तों, इसका जो सार है वो ये है कि आपकी देश की सुरक्षा और उसकी इज्जत और उसका वेलफेयर, उसका जो हित है, वो सर्वोपरि है, वो सर्वप्रथम। सबसे पहले आपने जो इंपॉर्टेंस देनी है वो उसको देनी है। क्या चीजें? 3 चीजें, सेफ्टी, ऑनर और वेलफेयर आपके देश का। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट, इज्जत, वेलफेयर जो उसका हित है, और जो कंफर्ट है और जो आराम है आपके उन साथियों को जिनको कि आप कमांड कर रहे हैं, वो नेक्स्ट आता है। और आखिर में आपका अपना कंफर्ट और अपनी सुरक्षा आती है। कहने का मतलब यह है, सबसे पहले देश, उसके बाद में जो सैनिकों को आप कमांड कर रहे हैं वो, और सबसे बाद में आपकी अपनी सुरक्षा और अपना कंफर्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक छोटा सा मैं एनेक्डोट, एक उदाहरण, एक छोटा सा एक किस्सा मैं बयान करना चाहता हूं। 1971 में बांग्लादेश ऑपरेशंस के दौरान एक हमारे सीनियर कमांडर, मैं नाम बाद में आपको मैसेज पे उनका बताऊंगा, इतना ही कहना पर्याप्त होगा थोड़ा सा समय की बचत के लिए। जब ढाका में इंडियन आर्मी पहुंची तो दिसंबर का महीना था, और जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया तो एक पर्टिकुलर बटालियन के पास थोड़े से गर्म कंबलों की कमी थी। तो उन्होंने जो सरेंडर ट्रूप्स थे या पाकिस्तानी आर्मी जो थे, वो आपको थोड़ा सा जान के हैरानी होगी कि फौज एक दूसरे से लड़ती भी हैं और इस तरीके से उनमें इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो हिंदुस्तान के जो कंपनी कमांडर थे, उन्होंने जो कंपनी क्वार्टर मास्टर थे पाकिस्तानी फौज के, उनसे कहा कि क्या आप कुछ 25-30 कंबल मुझे उधार दे सकते हैं? मेरे जवानों को कुछ कंबल कम पड़ गए और मैं इसकी रसीद आपको दे दूंगा, और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उनको आपको धन्यवाद के साथ वापस कर दूंगा। तो उनको वो कंबल मिल गए। उसके बाद वो दोबारा से उन कंपनी कमांडर ने उन पाकिस्तानी उस जूनियर कमीशन ऑफिसर को कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि क्या आप 8 या 10 कंबल और एडिशनल मुझे दे सकते हैं? तो उसने जो जूनियर कमीशन ऑफिसर जो वहां पर उनके रिसालदार या
जो भी उनके सूबेदार साहब थे, उन्होंने पूछा, साहब अभी तो आपको मैंने 25-30 कंबल दिए थे, उन कंबलों का क्या हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो कंबल हमने अपने जवानों को दे दिए, उनके लिए थे। तो उसको बड़ी हैरानी हुई, उसने पूछा कि ये जो 8-10 कंबल आप एडिशनल मांग रहे हैं, ये किसके लिए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कंबल हमने ऑफिसर्स के लिए लिए हैं। तो जेसीओ ने, जो सूबेदार थे, उन्होंने पूछा कि आपने वो कंबल जो पहले लिए थे वो अपने ऑफिसर्स को पहले नहीं दिए क्या? तो उन कंपनी कमांडर ने जवाब दिया कि यहां पर हम गर्म कंबल में आराम करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सेना को धूल चटाने के लिए आए थे। इसलिए हमने परवाह नहीं करी कि हमारे पास कंबल हैं या नहीं है। तो जो हमें सबसे पहले जो रिसोर्स या जो भी कंबल प्राप्त हुए आपसे उधार हमने लिए, सबसे पहले हमने अपने जवानों को प्रायोरिटी दी, उनको पहले दिया, और जो बाद में आपसे मैं लेने आया हूं 8 या 10 कंबल, वो उनकी पूर्ति करने के बाद में ऑफिसर्स को मैं दूंगा। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी का ये जो जज्बा है, ये नोशन है, इस बात को साबित करता है कि जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि ऑनर और वेलफेयर और कंफर्ट जो आपके जवानों का है, जिनको आप कमांड कर रहे हैं, वो आपके कंफर्ट और आपके ऑनर और आपकी सेफ्टी से पहले है। अभी एक और मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको कि हम ये दर्जा देते हैं कि बहुत ही जो वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर्स हैं, उसमें से अगर हम 4 या 5 लीडर्स का नाम लेंगे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन बोनापार्ट और भगवान श्री राम कृष्ण, ये जो जबरदस्त योद्धा रहे हैं अपने युगों के, अपने समय के। तो नेपोलियन बोनापार्ट का एक कोटेशन मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो मैं सिर्फ इंग्लिश में बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में उसको अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो उसका जो मतलब है वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो सकता है। तो मैं सिर्फ इंग्लिश में जो नेपोलियन का कोट है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नेपोलियन ने कहा था कि इफ यू बिल्ड एन आर्मी ऑफ 100 लायंस एंड देयर लीडर इज ए डॉग, इन एनी फाइट द लायंस विल डाई लाइक डॉग, but if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like lion. दोस्तों, मैं इसको दोहराना चाहता हूं। इसकी if you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight the lions will die like a dog, but if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like a lion. इसकी जो थीम है वो ये है कि अगर कुछ शेर जो जंगल का राजा है उसकी आप फौज बना दें और उसका लीडर किसी कमजोर जानवर को बना दें, तो यकीनन वो लोग उस कमजोर जानवर की मौत मरेंगे शेर होने के बावजूद। लेकिन अगर आप कमजोर जानवर की भी फौज बनाएं और उसका लीडर, उसका नेतृत्व अगर आप शेर के हाथ में दे दें, तो वो जानवर कमजोर होने के बावजूद शेर की तरह बहादुरी से लड़ेगा और जंग जीतेगा। दोस्तों, जो आर्मी का करियर है, जो प्रोफेशन है, वो शेर वाली लीडरशिप का है। यू हैव टू बी टाइगर। आपको शेर की तरह अपने सेना का नेतृत्व करना है। द लीडरशिप विच यू हैव टू प्रोवाइड is required to be the leadership of the lion, and then the victory of your troops and your army is assured. आपकी जीत निश्चित है अगर आप शेर की तरह अपने ट्रूप्स को आगे से, कहते हैं ना, लीड फ्रॉम फ्रंट, अगर आप आगे से उसका नेतृत्व करेंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आप ये शेर की तरह लीडरशिप का तजुर्बा करना चाहते हैं तो फौज का करियर आपके लिए उपयुक्त है। ये एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आप फौज ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात मैं और यहां पर सब साथियों के लिए दोहराना चाहता हूं कि फौज
ना सिर्फ हमारे नौजवान ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि हमारी जो यंग लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, वो भी फौज ज्वाइन कर सकती हैं इन द कैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स, और देश की सेवा कर सकती हैं और उसी शेर या लाइन का लीडरशिप रोल एक्वायर करने का मौका पुरुषों को और स्त्रियों को, लड़कों और लड़कियों को बराबर दिया जाएगा और बराबर मिलेगा। इसलिए इस सवाल का उत्तर मेरा यही है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको शेर की नौकरी करनी है तो आपको फौज ज्वाइन करनी चाहिए। सरल शब्दों में, इफ यू वांट टू एंजॉय द लीडरशिप रोल ऑफ अ लायन, देन ज्वाइन द आर्मी। So this is the brief reply to the question। ये इस बात का जवाब है, क्या मुझे फौज ज्वाइन करनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक सवाल और किया था, क्या आर्मी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब यह है कि आर्मी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद सेना में रह चुका हूं, एक बेहतरीन करियर ऑप्शन इसलिए है कि आर्मी में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं जो किसी और नौकरी और करियर में आपको सीखने को और तजुर्बा करने को नहीं मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जितने भी अन्वेषण या इन्वेंशंस हुए हैं टेक्नोलॉजी या मैन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आप ये पाएंगे कि ज्यादातर आइडियाज लीडरशिप पर और ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चाहे वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हो या वो रेडार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या रेडियो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या मोबाइल, जिसको कहते हैं मोबाइल टावर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या इंटरनेट हो, आप ये पाएंगे कि ये सारी चीजें आर्म फोर्सेस की जो मैन मैनेजमेंट का जो ये मैनेजमेंट की फिलॉसफी है उससे आई हैं, और जो टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेना से या फौज से आए हैं। मैं आपको यहां याद दिलाना चाहूंगा कि इंटरनेट बेसिकली जब कोल्ड वॉर चल रही थी यूएस और यूएसएसआर और उनके एलाइज के बीच में, तो उस समय यूएसए में ये इंटरनेट इसलिए एक लिमिटेड नेटवर्क क्रिएट किया गया था कि अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है और सारे कम्युनिकेशन के साधन तबाह या बर्बाद हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ में कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके लिए उन कंप्यूटर्स को सबको जोड़ करके वो नेट बनाया गया था। और वो नेट फिर धीरे धीरे बढ़ करके आज उसने इंटरनेट की शक्ल ले ली है। तो जाहिर बात है कि ये इंटरनेट और ये इस किस्म के नेटवर्क, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में और मैं साइंस स्टूडेंट केवल 12वीं कक्षा तक था, लेकिन फौज के करियर के दौरान जो कि 83 से 89 तक रहा, मैंने कोर्सेज के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी जानकारी हासिल करी। मिसाल के तौर पर 1988 में मैंने एक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स किया था। उसके दौरान मुझे अपना लेक्चर के दौरान ये पता चला टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन के दौरान कि सेल फोन टेक्नोलॉजी में किस तरीके से सेल नेटवर्क यूज होता है और फौज भी कैसे सेल नेटवर्क यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन, क्योंकि फौज में कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोचिए यहां पर 95 या 96 में जब सेल फोन आया था, मैंने उसके 8 साल पहले ही 1988 में ही इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। और इसकी वजह जो थी वो ये थी कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मैन मैनेजमेंट, ये सारे जो नए नए चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट इमर्ज होते हैं, वो
फौज को सबसे पहले पता चलते हैं, वो चीज़ों को ट्राई करती है और बाद में फिर वो सिविलियन एप्लीकेशंस में आते हैं। आप ये देखें कि मैनेजमेंट के जितने भी फंडामेंटल्स जो आप एमबीए के कोर्स के दौरान पढ़ते हैं, वो बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, लीडरशिप के क्या प्रिंसिपल्स हैं, हम लोगों को फौज ने एक अपने तरीके से, मैं कहूँगा रगड़ा पट्टी से, हम लोगों के दिमागों में अच्छी तरीके से भर दिए हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो ये मेरा उत्तर, छोटा सा उत्तर था, या शायद इतना छोटा भी नहीं था, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर था। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे कि ये इंटरेक्शन जो है वो एक तरफा ना हो, बल्कि आप मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जानना चाहेंगे जो कि गूगल या वेबसाइट्स पर नहीं है, जो कि मैं शायद आपको बता सकूंगा। जी, प्रिया पूछ रही हैं कि I want my kid to join the army. How competent is army for girl child? And also, being civilian, we do not get admission in the military school. देखिए, ऐसा है कि लड़कियों के लिए, जैसा मैंने आपसे बतलाया कि फौज ने अपने दरवाजे बहुत पहले ही खोल दिए थे। मेरे ख्याल से 98 या 99 में ही खुल गए थे, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी उनको परमानेंट कमीशन भी उपलब्ध है। कहने का मतलब यह है कि पहले जो लेडी कैडेट्स होती हैं, लेडी ऑफिसर्स थी, उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले ज्वाइन करती थी, वो अपने मेल काउंटर पार्ट्स की तरह, जैसे कि जेंटलमैन ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन करते थे। हमारे ज़माने में 5 साल का होता था, वो बाद में अभी उसकी अवधि बढ़ा करके शायद 8 साल कर दी गई है। तो लड़कियां भी आर्मी सर्विस ज्वाइन कर सकती हैं और अब वो परमानेंट कमीशन भी प्राप्त कर सकती हैं। तो प्रिया जी, मुझे उम्मीद है कि इस उत्तर से आप सेटिस्फाइड होंगी। आप अपने बेटी को एनकरेज करें, उसको प्रोत्साहित करें फौज का करियर चूज करने के लिए, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक अपने आप में बहुत ही यूनिक करियर होगा। अगर वो परमानेंटली 20 साल या 25 साल आगे नौकरी नहीं भी करना चाहती हैं, तो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि मेरे ख्याल से अभी शायद 8 साल की ड्यूरेशन का है, वो भी एक बेहतरीन करियर चॉइस होगा। निकिता पूछ रही हैं कि व्हाई यू चोज डिफेंस सर्विसेज एज योर करियर ऑप्शन। ओके निकिता, हियर इज द थिंग, मैंने आर्म फोर्सेस इसलिए चूज किया कि मैंने 1983 में फौज ज्वाइन की थी। आई ज्वाइंड द आर्मी इन 1983 एंड देयर वर 2 प्राइमरी रीजंस। One was that I had fascination for the army uniform. मैं आकर्षित था फौज की जो वर्दी है उसके प्रति, क्योंकि फौज की वर्दी बहुत यूनिक है और उसको पहनने के बाद अपने अंदर फख्र महसूस करते हैं। यू टेक प्राइड इन द यूनिफॉर्म यू वेयर। दैट इज द रीजन दैट I joined the army. Okay, Mahinder, it is a good suggestion. I will give an overview first, and then I will take the questions one by one. I think that will be a better this thing. Friends, दूसरी बात यह है, कुछ quotations मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है। Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी सीमा पर इसलिए नहीं लहराता है कि हवा चलती है, वो इसलिए लहराता है कि हमारे जवानों ने अपनी सांसें और अपने प्राण निछावर किए हैं उस तिरंगे को शान से लहराने के लिए। दूसरा, जनरल सैम मानेकशॉ ने एक बहुत ही उनका उम्दा कोटेशन है कि जेंटलमैन, आई हैव अराइव्ड and there will be no withdrawal without the written orders and these orders shall never be issued. मानेकशॉ, जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने फरमाया कि दोस्तों, मैं यहां पर आ गया हूं
और क्योंकि मैं आ गया हूं इसलिए कोई भी विड्रॉल कभी नहीं होगा, और ये विड्रॉल का ऑर्डर कभी, जब तक मैं यहां हूं, यह कभी भी इशू नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इन कोटेशंस को सुनने के बाद आपको लगेगा कि फौज के जो ईथॉस हैं और जो उनका तौर तरीका है काम करने का, वो एकदम अलग है। फौज के बारे में एक और बहुत ही यूनिक बात यह है कि फौज एक सिर्फ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉजिटिव मेथड ऑफ सिलेक्शन यूज करता है। पॉजिटिव मेथड ऑफ सिलेक्शन से मेरा अर्थ यह है कि सिविल सर्विसेज में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे सिविल सर्विसेज का मैं आपको उदाहरण दूंगा, उसमें पहले प्रीलिम्स में कई लाख लोग बैठते हैं। उसके बाद जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद दूसरे राउंड में वो लोग बैठते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए। जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं फ्यू थाउजेंड, उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और फिर जो फाइनली तीनों को मिला के इंटरव्यू भी पार कर जाते हैं, वो फाइनली करीब 1000 से 1200 लोग फाइनली सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर आप इस प्रक्रिया को देखें तो ये कुछ इस प्रकार की चीज है कि जैसे आप एक, जिसको सीव कहते हैं इंग्लिश में, छन्नी होती है, जो छानने की एक जो डिवाइस होती है, उसमें चीजों को आप हिला करके छानते हैं, और छान करके जो बच जाते हैं उनको आप ले लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। आप धीरे धीरे करके लोगों को एलिमिनेट या विस्थापित करते जाते हैं अपने चॉइस से, 3 स्टेजेस में। लेकिन फौज में भी 2 स्टेजेस हैं, जैसे कि आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है जो कि 4 दिन चलता है, जिसमें कि आपको बहुत ही क्लोजली वो ऑब्जर्व करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन फौज की प्रक्रिया में आप पॉजिटिवली ये देख रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो जो लोग उसमें रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं और आपको लगता है कि हाँ, इन 60 लोगों में से ये 2 लोग हैं जो कि फौज में सक्सेसफुल होंगे, उनकी साइकोलॉजी और उनका बिहेवियर, उनका जो ओवरऑल 4 दिन आप उसको एसेस करते हैं उसके आधार पे, तो ये एक पॉजिटिव मेथड ऑफ सिलेक्शन है, हैंड पिकिंग द पर्संस, अनलाइक एलिमिनेशन बाय टेकिंग द पीपल हु सर्वाइव दिस 1000 माइल रेस। मतलब 1000 मील की रेस में जो मंजिल पे पहुंच जाता है, उसको आप लेने के बजाय आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा वाला आदमी आपको चाहिए या कौन सा वाला कैंडिडेट आपको चाहिए। कैंडिडेट इंक्लूड्स गर्ल्स एंड बॉयज। तो ये एक जो पॉजिटिव मेथड ऑफ सिलेक्शन है, तो आप ये जान लीजिए कि आई मस्ट टेल यू दैट आर्मी इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। आर्मी करियर एक बहुत ही चैलेंजिंग करियर है। ये, इसमें शायद ऐसा सोशल मीडिया और मीडिया में ये बात कही जाती है कि फौज में शॉर्टेज है ऑफिसर्स की। तो उसका कारण ये नहीं है कि लोग फौज में ऑफिसर बनना नहीं चाहते, बल्कि कारण ये है कि जो सही मटेरियल, जो सही लोग फौज को चाहिए एज ऑफिसर्स, वो उसको कम मिलते हैं। तो ये जहां तक कि सिलेक्शन का सवाल है, दोस्तों, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यही है। पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसमें आप यूपीएससी की वेबसाइट या गूगल, करीब अक्टूबर सितंबर के महीने में अगर आप देखें या पुराने आप उनके एडवर्टीजमेंट देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि किस महीने में आर्मी की भी जो वेबसाइट है ADGPI की, उस पर भी आपको रिक्रूटमेंट के, फौज के रिक्रूटमेंट के बारे में कि इम्तिहान कब होता है और किन स्टेजेस में होता है और किस तरीके से होता है, ये पूरी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। इसलिए आई वुड नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम ऑन दैट। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द आर्मी। एंड दूसरी जो मन में एक सवाल आता है वो ये है कि क्या हमें फौज ज्वाइन करके पढ़ाई लिखाई से छुटकारा मिल जाएगा? यस अनु, आई विल डेफिनेटली गिव ए कंबाइंड डिफेंस सर्विस पर्सपेक्टिव। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, डिफरेंट ग्रेड्स में महेंद्र अभी बताऊंगा आपको,
कि फौज में पढ़ाई लिखाई आपकी जारी रहती है और आपको प्रमोशन के लिए भी इम्तिहान पास करना पड़ता है, अनलाइक सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जैसे IRS में जब आप प्रोबेशनर होते हैं तो एक इम्तिहान तब पास करना पड़ता है और ज्वाइन करने के बाद में, उसके बाद में जब एक बार इम्तिहान पास कर लेते हैं तो फिर आपको और कोई इम्तिहान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी में हर स्टेज पे प्रमोशन के लिए आपको इम्तिहान पास करना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं और उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होती है। और एक बहुत ही पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि बेस में ज्यादा लोग होते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं संख्या सीनियर ऑफिसर्स की कम होती जाती है। सिविल सर्विसेज में बेस के मुकाबले जो टॉप है वो उतनी नैरो नहीं है। आपके पास करीब 200 संख्या है सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, लेकिन ऐसा फौज में नहीं। फौज में लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल की जो संख्या है वो सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज के मुकाबले बहुत कम है। अभी अनुप्रिया का एक सवाल है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस क्या इम्तिहान है और उसमें एक छोटा सा ओवरव्यू वो चाहती हैं। अनु, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का एक कंबाइंड एग्जाम होता है। इट इज अ कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द 3 सर्विसेज which you can take after graduation, meaning thereby that the qualification is graduation. You can take examination of combined defense services in which for permanent commission during my time, I think you can check the website, they will give you more detail. For Navy and Air Force, you should be a science graduate. But for Army, you can be a science, commerce, law, art, any graduate. For permanent commission, you have to qualify in one additional paper. For short service commission, you are required to qualify. आपको इम्तिहान पास करने की जरूरत है केवल जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज। और परमानेंट कमीशन IMA के लिए आपको एक मैथमेटिक्स का पेपर और क्लियर करना पड़ता है। ये पैटर्न था जब मैंने क्लियर किया था। आप ये जो डिटेल है मैं इतना ही आपको एक हिंट दूंगा कि आप वेबसाइट पे जाएं आर्मी की रिक्रूटमेंट की, आप गूगल करें और आपको ये फर्दर डिटेल्स आपको उसके ऊपर मिल सकते हैं। सो दैट इज दैट। महेंद्र का सवाल ये है कि कौन कौन से ग्रेड्स हैं और कौन कौन सी रैंक्स हैं। दोस्तों, आर्मी में 2 लेवल्स होते हैं या 2 स्ट्रीम्स होते हैं एंट्री की। एक तो ऑफिसर्स का होता है। ऑफिसर्स में आप बतौर लेफ्टिनेंट एंटर होते हैं। आप एंटर मतलब कमिश्निंग के बाद आपको पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी में कंबाइंड डिफेंस सर्विस या उसके पहले जो NDA का इम्तिहान होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, वो इम्तिहान पास करके पहले अगर आप NDA के जरिए आए हैं तो पहले NDA आप 3 साल NDA 3 या 4 साल करते हैं। उसके बाद 5वें साल आप फौज में जो आपकी सर्विस है उसमें आप जाते हैं। 1 साल प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के बाद आप कमीशन हो जाते हैं। प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग 1.5 साल की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और 1.5 साल की ही नेवी और एयरफोर्स में भी है। आप बतौर लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं उसमें, उसके बाद आप प्रमोशन से कैप्टन बनते हैं, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल। जो कमांडिंग ऑफिसर होता है बटालियन का वो कर्नल रैंक का ऑफिसर होता है। उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल और आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जो टॉप पोस्ट है आर्मी की वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। लेकिन अभी जो रिसेंटली चीफ ऑफ स्टाफ जो पोस्ट क्रिएट हुई है जिसमें कि जो कि कोऑर्डिनेशन के पर्पस के लिए, उसमें भी जो रैंक जो जनरल की जैसे जनरल बिपिन रावत हैं उनकी रैंक जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर ही है, लेकिन वो एक चीफ ऑफ स्टाफ की जो पोस्ट है वो कोऑर्डिनेशन के लिए है और अभी नई क्रिएट हुई है। तो ये डिफरेंट ये स्ट्रक्चर है ऑफिसर्स की एंट्री का। जहां तक सोल्जर्स की एंट्री का सवाल है, वो जवान या सिपाही भर्ती होता है।
पहले तो रिक्रूट भर्ती होता है, वो अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर्स में, इन्फेंट्री के जैसे अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, उसमें अगर भर्ती होती है, जैसे जम्मू राजपूताना राइफल्स है, उसमें उनका सेंटर जैसे दिल्ली में है, तो वो सोल्जर जो हैं भर्ती के बाद वहाँ आते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं। सिपाही, सिपाही के बाद लांस नायक, लांस नायक के बाद नायक, नायक के बाद हवलदार, हवलदार के बाद नायब सूबेदार, नायब सूबेदार के बाद सूबेदार, सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर, और उसके बाद ऑनररी रैंक ऑफ ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी कैप्टन। तो ये स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया, अगर आप इसे दोबारा सुनना चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं। महेंद्र, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपका जो सवाल था उसका मैंने कंप्लीट जवाब दे दिया है। अनुष्का पूछ रही हैं कि हाउ डू यू फील टेलिंग पीपल दैट यू वर्क फॉर द इंडियन आर्मी? Very beautiful, very probing question, Anushka. I must congratulate you. It's a beautiful question. She's asking me, how do I feel about telling people that I've served in the army? I would like to say with pride that I had the honor and the privilege of giving the best years of my life. I was only 22 years old when I was commissioned in the army. And I served in the army from the age of 22 to 28 for 6 years. And the best years of my life I have given to the service of the nation through the armed forces. मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने सिर्फ 22 साल की अवस्था में फौज ज्वाइन करी थी और 28 की अवस्था में फिर अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन की थी। उसमें ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 5 साल के बाद ऑप्ट आउट कर सकते हैं। कुछ पारिवारिक कारणों से मैंने ऐसा किया। तो ये 6 साल की सर्विस मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है और ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मेटिव ईयर्स थे मेरी ज़िंदगी के, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं यही कहूँगा कि उस फौज की ट्रेनिंग, दैट आर्मी ट्रेनिंग हेल्प मी in clearing the civil services exam after 7 years of gap of studies, competing with the fresh graduates and postgraduates of universities in the first attempt. फौज की ट्रेनिंग और फौज मैंने जो मेरे अंदर बदलाव लाए, जो मेरा इरादा पक्का किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैं 7 साल की पढ़ाई छोड़ने के बाद भी मुझे ये हौसला मिला कि मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूं और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लेवल का एग्ज़ाम ना सिर्फ दे सकूं बल्कि पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर भी कर सकूं। आई होप आई हैव गिवन एन एडिक्वेट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। Shiuli, I think I got your name right, Shiuli. Shiuli is asking me, what qualities should one have or inculcate to be in this line? I think the foremost quality which you require to serve in the army is ability to think honestly and clearly. If you can think honestly and if you have the psychological makeup to take initiative and have clear-cut thoughts about issues and about decision, these two traits are extremely important. 1, clear thinking. 2, ability to take independent and quick decisions. These can be hidden in you. आपके अंदर हो सकता है ये चीज छुपी हुई हो, उसको आप डेवलप भी कर सकते हैं। आप एक कोशिश करके उस चीज को डेवलप भी कर सकते हैं। Anushka, thank you very much. Thanks for your kind words. And Nikita is asking, what was the most challenging thing you faced during your journey? Okay, that's a very, very good question.
Nikita, when I joined the army with the firm determination to continue in the army. But then, within few months of my commissioning in the army, I lost my mother. And those days there were no cell phones, no connectivity that. So I got the news 2 days late. By the time I reached home, she was, I could not even see her, and she was cremated before I arrived. This had a deep impact on me. And I'm the only son. My sister was already married by that time, and my father was all alone, and he was in deep shock after death of my mother. My mother was only 46 years old when she passed away. My father was 47 years old. After this event, I reconsidered my decision of continuing in the army. मैंने अपनी माताजी की मृत्यु के बाद इस अपने फैसले पर पुनर्विचार किया कि मुझे 5 साल के बियॉन्ड और फौज में नौकरी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि फौज की नौकरी में आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसका आप तजुर्बा, अगर आप फौज में हैं तभी आप कर सकते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल अपना दिया कि मैं अपनी माताजी का जो अंतिम क्रिया थी उसके लिए भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि मैं बीकानेर में कहीं पर एक्सरसाइज के दौरान गया हुआ था, जाड़े का वक्त था, और 2 दिन बाद मुझे जो है उसकी सूचना प्राप्त हुई। तो तब तक तो ये इस किस्म के इमोशनल एक्सपीरियंस आपके सामने आते हैं। तो मैंने फैसला ये किया, आई डिसाइडेड दैट my overall interest of my family, I should serve with honor for 5 years and then opt out of the army and then choose a career through which I can take care of my father also, who was and who still is a widower. He never married after that. So I decided, लेकिन तब तक 1989 में I opted out, and by 87 I got married. And you see, when you get married, the regiment presents you a silver salver like this on your wedding. ये आर्मी की ट्रेडिशन है। इस सिल्वर साल्वर को मैंने अभी भी अपने ऑफिस में सजा के रखा हुआ है। और तो उसके बाद 89 में मैंने फौज छोड़ने का फैसला किया। छोड़ने के बाद में मैं उस समय तक मैरिड था, और जब मैंने 89 में फौज छोड़ी सितंबर में, माई वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट बेबी। माई फर्स्ट बेबी, आवर फर्स्ट चाइल्ड इज अ डॉटर, एंड शी वॉज एक्सट्रीमली लकी फॉर मी। एंड मेरे सामने अब ये चैलेंज था कि मुझे दूसरा, इसके ऊपर महेंद्र लिखा हुआ है, प्रेजेंटेड टू संजय एंड सुषमा ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज ऑन 19 जून 1987 फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ 74 आर्मर्ड रेजिमेंट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आई वॉज हैविंग ए चाइल्ड, आई वॉज मैरिड, एंड आई हैड टू सेटल डाउन इन ए सेकेंड करियर। तो ये मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि आप एक कमीशन्ड ऑफिसर की तरह 5 साल नौकरी करने के बाद अचानक जब आप सिविल में आते हैं, तो आपके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि आप अब क्या करेंगे आगे, आप नौकरी करेंगे या आप क्या करेंगे। तो उस समय आर्मी छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। या तो आप बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते थे, या जो कि एक अच्छा करियर है अपने आप में, या फिर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ में जा सकते थे। लेकिन उसमें कुछ हमारे साथी गए थे, लेकिन ज्यादातर आर्मी ऑफिसर्स फौज की वर्दी पहनने के बाद में सीआरपीएफ और बीएसएफ में जाना पसंद नहीं करते। ये आम तौर से ये प्रेफरेंस ऐसा देखा गया है। बहुत कम ऑफिसर्स हैं जो कि बीएसएफ, सीआरपीएफ में जाते हैं फौज की नौकरी करने के बाद। तो मेरे सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको मैं कैसे फेस करूंगा। तो मैंने फिर इरादा किया, मेरे फादर ने कहा कि तुम
फौज ज्वाइन करने से पहले जो सिविल सर्विसेज इम्तिहान देना चाहते थे उसको तुम क्यों नहीं देते हो? तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ये सोच करके ही एक मन में ये विचार आया that after a gap of 7 years of studies, I completed my master's in Pol Science from Allahabad University in 1983. And for the first time, I appeared in the civil services exam in 1990 after 7 years of gap. I really took out my moth-eaten notes from my old box. मतलब मैंने पुराने अपने पॉलिटिकल साइंस के नोट्स निकाले और कोचिंग ज्वाइन करी और फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा जो होगा देगा। एक फैज अहमद फैज का शेर है कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप अगर एक बार इरादा बांध लेते हैं और उसको पे अगर आप परसू करते हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। मैं एक उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने हूं। मैंने पढ़ाई की और कामयाबी हासिल की, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सामने जो एक जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज आया था उसको मैंने सक्सेसफुली हैंडल किया और अभी आपके सामने हूँ। और सिविल सर्विसेज में भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, कस्टम्स में अभी कमिश्नर और कस्टम्स हूँ। और इस करियर में भी मुझे फौज की जो सर्विस थी, आर्मी सर्विस ने मुझे बहुत हेल्प किया हर तरीके से। जी, एनी अदर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क मी? क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। मैंने आपसे काफ़ी एक तरफा शायद बातचीत करी, आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश की। और कोई सवाल अगर आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निकिता, आई होप यू आर, इफ यू आर देयर, यू आर सेटिस्फाइड विद माई रिप्लाई। ओके, महेंद्र का सवाल यह है कि अच्छा, मुझसे कैसे कनेक्ट करेंगे? ओके, ये हर्षल पूछ रहे हैं। आप मेरे फेसबुक मैसेंजर, जिसमें कि मेरा जो आईडी है वो वही है संजय गहलोत, SANJAY GAHLOT, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और फेसबुक पे एक मेरा दूसरा रिलेटेड पेज है, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो ए म्यूजिशियन, तो जो कनेक्टेड पेज है वो गिटार प्रीस्ट है, GUITAR गिटार प्रीस्ट, PRIEST। तो इसको अगर आप गूगल करेंगे, गिटार प्रीस्ट एक साथ लिखिएगा, तो गूगल से आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच सकते हैं। उससे आप मेरे से राबिता कायम कर सकते हैं। मतलब यू कैन एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद मी फॉर एनी फर्दर क्वेरीज और एनी फर्दर गाइडेंस इफ यू रिक्वायर। यूट्यूब पर भी मेरा चैनल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं म्यूजिशियन हूँ, यूट्यूब पर भी मेरा चैनल, अगर आप गिटार प्रीस्ट टाइप करेंगे और मेरा चैनल देखेंगे तो उसके ज़रिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं। ओके, मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है संजय SANJAYGAHLOT@gmail.com, SANJAYGAHLOT@gmail.com। गिटार प्रीस्ट, यस, दैट इज ऑफ कोर्स। वो मेरे बाकी हैंडल्स हैं। महेंद्र का सवाल ये था कि फौज अगर आप 8 साल करें और उसके बाद में फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में किस तरीके से जा सकते हैं, तो उसका डिटेल्स ये है कि आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो वेबसाइट है उसमें
आर्मी ऑफिसर्स के लिए प्रोविजन होता है। जैसे यस, करेक्ट, महेंद्र ने बिल्कुल वो सही दोहरा दिया यहां पर, वो मेरा ईमेल एड्रेस है। उसमें आर्म फोर्सेस पर्सनल जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन करके आए हैं वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसी तरीके से जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसे हम पीसीएस एग्जाम कहते हैं, उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है और आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। यू गेट एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन इन द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम। That age relaxation is available for civil services also even now, but there is no reservation now in the central civil services. It was available till 1974. Suresh, yes, Suresh Kanchipati. Yes, Suresh ji, please tell me, how can I help you? सुरेश, आप मुझे ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ स्क्रीन पर है, आप मुझे मेल भेज सकते हैं, मैं आपका मेल का जवाब दे दूंगा। और जो भी आपकी क्वेरी, जो भी आप हेल्प चाहते हैं, जो गाइडेंस चाहते हैं, वो आपको मैं ज़रूर दूंगा। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं। Younger student may not have an idea about the defense setup, you mean? Please speak for them. Defense setup, अगर आप थोड़ा सा और स्पेसिफिकली, you need financial support. ओके, प्लीज लेट मी नो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप मुझे बताएं आपको किस प्रकार के फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। मैं पहले आप मुझसे संपर्क स्थापित करें, मेरा ईमेल एड्रेस है। आप मुझे बताएं आप कहां पर हैं और किस प्रकार का सहयोग या सपोर्ट चाहते हैं। ओवरऑल सेटअप, Mahinder, I have already repeated. And it is available in the if you slide back and go back into the video which I'll be saving, you will be able to get an idea कि आर्मी का सेटअप क्या है। आर्मी में सबसे ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, उसके नीचे मेजर जनरल, उसके नीचे ब्रिगेडियर, उसके नीचे कर्नल, उसके नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके नीचे मेजर, उसके नीचे कैप्टन, उसके नीचे लेफ्टिनेंट। ये सेटअप है। और प्रमोशन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो प्रमोशन, allow me to use a word which is sometimes not taken very kindly. The promotion in the army is strictly on the basis of merit. Yes, defense includes Navy and Air Force also. Navy and Air Force also have a similar structure. Navy में भी आप lieutenant, the hierarchy is lieutenant, sub-lieutenant, lieutenant, captain, lieutenant commander, captain, commodore, rear admiral, and vice admiral and admiral. That is the structure. This you can, if you go to the respective website of Navy and Army and Air Force, you can access this information.
एयरफोर्स में भी आप सब लेफ्टिनेंट पायलट ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद पायलट ऑफिसर के बाद फ्लाइंग ऑफिसर, और फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एंड देन स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद विंग कमांडर, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन के बाद एयर कमोडोर, उसके बाद एयर वाइस मार्शल एंड एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल. This is the hierarchy. Okay, Anushka is asking, what is your inspiration? Anushka, two of my uncles, my mama, my maternal uncle was in the army, and he was injured during 1965 war with Pakistan. And my Mausa, my Masi's husband, that is my mother's younger sister's husband, was in the army, and they were outstanding soldiers. They were my main inspiration, and I heard from them the stories of the army, and I saw their life, their careers progressing from the childhood. That has been my inspiration. Anything else? We are close to 12 o'clock. I think 1 hour is a sufficiently long time. 1 hour video is a sufficiently long video. If you have any further questions, you have got my email address. You can check me out on YouTube, on Instagram, on Facebook, and you can send me a mail. If you don't have any other questions, then I will finish this session here, sticking to the time 11 to 12 and maintaining that discipline. And it has been a great pleasure interacting with you and answering some of your queries. You can later on, when this video is saved, you can further ask me questions on this. How can Army 3-year program can help entrepreneurship? Army's 3-year program, which is being publicized now. You see, the basic thing is that war is the ultimate activity in which your leadership qualities and your resources management is under challenge. So these two things, your ability to communicate, your leadership qualities, and your ability to convert opportunity into victory, these three things you learn through the armed forces training, and I'm sure these three things will hold you in good stead when you serve in the army for 3 years and go back to entrepreneurship. I hope I have replied your question. Is recruitment common for technical, non-technical cadre? Yes. Recruitment is common through the Combined Defense Services for IMA. Recruitment is common for technical as well as non-technical cadre. Later on, when you join services like electronic and mechanical engineer, which is called EME, or the Corps of Engineers, then if you have not done an engineering course, then you have to do that 4 years engineering course. So after permanent commission. So this is the thing. Thank you very much. It has been a great pleasure. Thank you very much, dosto. Thanks for joining in. Thanks for listening to me patiently. I hope it has been of some use to you. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind.